2 जनवरी 2018 शाम 8:45 का वक्त हुआ था। एक 45 साल का आदमी जिसकी एक आंख उसके चेहरे पर लटकी हुई थी और उसका आधा जिस्म बुरी तरह से जल चुका था, नागपुर के किसी रैंडम पुलिस स्टेशन में अपनी जान की भीख मांगते हुए आता है और अपने आप को अरेस्ट करवाने के लिए पुलिस वालों की मिन्नतें करने लगता है। पुलिस कर्मचारी तक उसकी ऐसी हालत देखकर घबरा जाते हैं और उसे जल्दी से नागपुर के सिटी हॉस्पिटल में एडमिट करवाने ले जाते हैं। लेकिन उस आदमी के शरीर पर इतने जानलेवा जख्म थे कि वो हॉस्पिटल ले जाते वक्त ही रास्ते में दम तोड़ देता है। जब पुलिस वालों ने उस आदमी की पहचान की तो पता चला कि उसका नाम नरेश राव है और वो तकरीबन 20 दिन से लापता था और उस पर 16 साल की नाबालिग लड़की का बलात्कार करने का मुकदमा जारी था। कोर्ट की सुनवाई आने से पहले ही नरेश राव अचानक से कहीं गायब हो गया था। कुछ दिनों से नरेश राव जैसे अपराधी जिन्होंने किसी न किसी लड़की का बलात्कार किया था अचानक से गायब होने लगे थे। उन अपराधियों के गायब होने से पूरा सिस्टम में हलचल शुरू हो गई। उन बलात्कारियों को ढूंढने के लिए पुलिस द्वारा बड़े बड़े ऑपरेशन किए जाने लगे, लेकिन किसी का भी कुछ पता नहीं चल पा रहा था। जब भी कोई बलात्कारी गायब होता तो उसके 20 दिन बाद उसकी लाश नागपुर शहर के किसी नाले या गटर में सड़ी गली हालत में मिलती। कभी किसी लाश का सर कुचला हुआ तो कभी किसी का प्राइवेट पार्ट एसिड से जला हुआ। अब सवाल ये था कि इन लोगों की ऐसी हालत करने वाला इंसान आखिर था कौन। जैसे कि शहर भर में धीरे धीरे बढ़ने लगी और लोगों में ये बात किसी बीमारी की तरह फैलने लगी। बलात्कारियों के साथ ऐसा सलूक देखकर पब्लिक बहुत खुश होने लगी और इस काम को अंजाम देने वाले का सम्मान करने लगी। लोग उस इंसान को इंसाफ करने वाला कहने लगे। लेकिन पुलिस को लग रहा था कि ये काम किसी एक आदमी का नहीं है। पुलिस इस केस को किसी भी हालत में सॉल्व करना चाहती थी, लेकिन उस इंसान का पता लगाना जैसे नामुमकिन सा लग रहा था। तकरीबन 73 बलात्कारियों के मरने के बाद पुलिस को एक क्लू मिला, जो कि एक बलात्कारी जिसका नाम सुनील था, उसकी मौत से पहले की वीडियो थी जो कि एक सीसीटीवी की शक्ल में मौजूद थी। उस सीसीटीवी फुटेज में सुनील एक जंगल के इलाके में दिखाई दिया था। पुलिस जल्दी से उस जगह पहुंचती है और जंगल के अंदर अपने कुत्तों के साथ दाखिल होती है। जंगल में बहुत देर तक ढूंढने के बाद एक पुलिस ऑफिसर को दूर एक पेड़ के पीछे धुआं दिखाई देता है। पुलिस जल्दी से उस जगह पहुंचती है तो वो धुआं एक गुफा की तरफ से आ रहा था। पुलिस के कुत्ते ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगे। पुलिस ऑफिसर अंदर दाखिल होते हैं तो उनको उसके अंदर ऐसा खौफनाक मंजर दिखाई देता है जिसकी वजह से पुलिस वालों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो लोग देखते हैं कि कुछ लोग पत्थरों पे बने ट्रैप में फंसे हुए हैं और दर्द के मारे चीख रहे हैं। पुलिस का एक कांस्टेबल उन लोगों को ट्रैप से निकालने के लिए आगे बढ़ता है तो अचानक से उसके पैर से एक धागा टूट जाता है, जिसकी वजह से वो लोग जो कि ट्रैप में बंद थे उनका ट्रैप उन लोगों के टुकड़े कर देता है, जिसकी वजह से सारे लोगों की बुरी तरह से मौत हो जाती है। इंक्वायरी के बाद पता चलता है कि वो सब भी बलात्कारी थे। आखिर कौन था वो शख्स जो बलात्कारियों का यमराज बन के बैठा था? ऐसे केस शहर भर में दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे और अब ये मामला लोकल पुलिस के बस का नहीं था। तो अब मैदान में उतरती है स्पेशल फोर्सेस, जो कि क्राइम ब्रांच के जाने माने ऑफिसर्स की एक मजबूत टीम थी। तकरीबन 5 हफ्तों तक सर्चिंग ऑपरेशन चलाया जाता है। बहुत सारी जगहों पर रेड की जाती है, बहुत लोगों से पूछताछ की जाती है, लेकिन किसी के हाथ कुछ भी नहीं लगता। ये रोज रोज के मर्डर क्राइम ब्रांच की टीम के नाक में दम कर रहे थे, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चल पा रहा था। 12 जुलाई 2018 की रात 2:51 पर इस टीम के चीफ ऑफिसर, जिनका नाम आशीष राजपूत था, वो गायब हो जाते हैं। उनको भी उसी आदमी ने किडनैप कर लिया था जो कि बलात्कारियों का मर्डर कर रहा था। आशीष राजपूत की गायब होने की खबर से पूरी टीम बिखर गई थी और पुलिस और भी ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। इधर आशीष राजपूत को होश आता है तो वो अपने आप को एक चेन से बंधा पाते हैं। उनके आसपास उन लोगों की लाशें लटकी हुई थी जिन्होंने किसी न किसी का रेप किया था। ऑफिसर आशीष उन लाशों को देखकर घबरा जाते हैं। उनकी नज़र अचानक से सामने खड़े एक इंसान पर पड़ती है जो कि एक आदमी का सीना चीर रहा था। ऑफिसर आशीष ने उस आदमी से पूछा, कौन हो तुम और ये सब क्यों कर रहे हो? वो आदमी पीछे मुड़कर ऑफिसर को देखता है। वो मास्क पहना हुआ था, उसका चेहरा नज़र नहीं आ रहा था। ऑफिसर उसको बोलते हैं, मुझे क्यों पकड़ा है? मैंने तो किसी का रेप नहीं किया।
वो आदमी ऑफिसर को देखता है और उन्हें बोलता है, सही कहा, तुमने किसी का रेप नहीं किया, लेकिन उन रेपिस्ट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। ऑफिसर ने उस आदमी से पूछा, आखिर तुम हो कौन? उस आदमी ने ऑफिसर के करीब आकर कहा, मैं तुमको मेरा नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन मेरे इस काम की वजह ज़रूर बताऊंगा। ऑफिसर आशीष उस आदमी को गौर से सुनने लगते हैं। वो आदमी अपनी कहानी सुनाने लगता है। वो कहता है, मैं एमपी के करीब मौजूद शहर वरुण में रहता था। मेरे परिवार में हम 4 लोग थे, जिसमें मेरे माँ पापा और मेरी छोटी बहन थी। उसने अपने परिवार में से किसी का भी नाम नहीं बताया, क्योंकि अगर वो नाम बताता तो पुलिस ऑफिसर उसकी फैमिली तक पहुंच जाते। वो आदमी बोलता है, मेरी बहन सिर्फ 19 साल की थी। वो अपनी पढ़ाई के लिए नागपुर आई थी। एक रात हॉस्टल को वापस लौटते वक्त उसको कुछ लड़कों ने ज़बरदस्ती उठा लिया था। वो 8 लोग थे जिन्होंने मेरी बहन के साथ बलात्कार किया और उसे ज़िंदा जला दिया। उसकी लाश देखने के बाद मेरे पापा ने वही दम तोड़ दिया। मैंने पुलिस कंप्लेंट करने की कोशिश की तो पुलिस ने उल्टा मुझे ही गाली देना शुरू कर दिया, क्योंकि उन 8 लड़कों में से एक लड़का किसी नेता का बेटा था। पुलिस ने मेरी एफआईआर लेने से भी मना कर दिया और मेरे जिद करने पर मुझे ही मेरी बहन का बलात्कारी बताने की धमकी देने लगे। उन्होंने मेरी एक ना सुनी और ना ही किसी न्यूज़ चैनल ने मेरी बात सामने आने दी। तभी तो मेरी बहन की बलात्कारी की खबर किसी भी अखबार में नहीं छपी। सब जगह से हार जाने के बाद मैंने अपने आप को खुद इंसाफ दिलाने की ठान ली। मैंने उन 8 लड़कों का एड्रेस निकाला और उनको एक एक करके किडनैप कर लिया। उन सब लोगों को किडनैप करने के बाद मैं उन लोगों को वो दर्द देना चाहता था जो उस रात मेरी बहन ने सहा था। मैंने पेड़ काटने वाली मशीन ऑन की और एक लड़के का प्राइवेट पार्ट काट दिया। वो आदमी ये बातें ऐसे बता रहा था जैसे वो किसी इंसाफ की बात कर रहा हो, और फिर वो कहने लगा, उस लड़के का प्राइवेट पार्ट काटने के बाद मैंने उसके जख्म पर एसिड डाल दिया, जिससे वो लड़का मुझसे मौत की भीख मांगने लगा। उस लड़के को देखकर मुझे लगा कि मेरी बहन भी ऐसे ही तड़पी होंगी। फिर मैंने उसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करने शुरू किए। वो लड़का जैसे जैसे चीख रहा था वैसे मुझे मज़ा आ रहा था। फिर मैंने उसे एसिड डालकर जला दिया। बाकी लड़कों के साथ भी मैंने कुछ ऐसा ही किया, बस उस नेता के लड़के को छोड़कर। उस नेता के लड़के की वजह से ही मुझे इंसाफ नहीं मिला था, तो मैंने उससे अलग तरीके से मारने का प्लान बनाया। उस आदमी ने कहा, मुझे मेरी बहन के हाथ की बिरयानी बहुत पसंद थी, तो मैंने उसकी याद में उस लड़के के मांस की बिरयानी बना के गरीबों में बांट दी। इससे मुझे इंसाफ भी मिल गया और गरीबों को खाना भी। बस उन बेचारे गरीबों को ये पता नहीं था कि ये एक बलात्कारी के मांस की बिरयानी है। ऑफिसर आशीष ने कहा, जब तुमको इंसाफ मिल गया था तो बाकी लोगों को क्यों मार रहे हो? वो आम लोग नहीं थे, वो लोग तो असली दरिंदे थे। मैंने सिर्फ उनको उनके कर्मों की सज़ा दी है। कितने लोगों के परिवार की बेटियां हर साल उन दरिंदों का शिकार बनती है और उन लड़कियों के परिवार वालों को इंसाफ तक नहीं मिलता। उनको इंसाफ दिलाना अब मेरा काम है। ऑफिसर ने कहा, तुम काम सही करते हो, मगर तुम्हारा तरीका बिल्कुल गलत है। उस आदमी ने कहा, नहीं, मेरा तरीका बिल्कुल सही है, कानून का तरीका गलत है। मैं सीधे उन्हें मौत देता हूँ और कानून उनको मालाएं पहनाता है। ऑफिसर आशीष ने डरते डरते कहा, मुझे छोड़ दो और सरेंडर कर लो, मैं तुम्हारी सज़ा कम करवा दूंगा। उस आदमी ने कहा, तुम खुद ही मरने वाले हो तो कहाँ से मेरी सज़ा कम करवाओगे? ऑफिसर आशीष कहते हैं, मैंने क्या किया? वो आदमी कहता है, तुम मुझे अरेस्ट करके उन रेपिस्ट को बचाने की कोशिश कर रहे हो। इतना कहकर वो ऑफिसर आशीष का एक हाथ उखाड़ देता है। क्राइम ब्रांच की स्पेशल फोर्स की टीम ऑफिसर आशीष की लास्ट लोकेशन के जरिए उस आदमी के गोदाम तक पहुंच जाती है जहां ऑफिसर आशीष और वो आदमी मौजूद था। वो आदमी ऑफिसर आशीष का सर कुल्हाड़ी से काटने ही वाला था कि पुलिस गोदाम का दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुस जाती है और उस आदमी पर एनेस्थीसिया का इंजेक्शन फायर करती है। वो आदमी वहीं पर बेहोश हो जाता है। ऑफिसर आशीष को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और इस आदमी को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। 3 नवंबर 2018 को बलात्कारियों के गायब होने की खबर आखिरकार बंद हो जाती है। पुलिस उस आदमी की अरेस्ट की खबर को बाहर आने नहीं देती और उसको मेंटली अनस्टेबल करार कर दिया जाता है।
उस आदमी के बारे में गवर्नमेंट ने किसी को कुछ नहीं बताया, यहाँ तक कि उस आदमी का नाम भी किसी फाइल में मौजूद नहीं है। सीक्रेटली उस आदमी की दिमागी हालत को सुधारने की कोशिश की जा रही है। इतनी ही रिपोर्ट उस आदमी के बारे में पता चल पाई थी। इसके अलावा उसकी जानकारी ना किसी अखबार, ना किसी न्यूज़ चैनल और ना ही कहीं और दी गई थी। इस केस को साइड में रखकर सोचा जाए तो वो आदमी एक विलन के रूप में एक सच्चा हीरो था। और आज के भारत में हमें ऐसे ही किसी आदमी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जो कि बलात्कारियों के गले में मालाएं ना डाले, सीधे उनका गला ही काट दे। और प्लॉट ट्विस्ट ये है कि वो इंसान आज भी जिंदा है।